डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDM-S203। इस पेपर के अंतर्गत आज हम इकाई 3 की बात करेंगे। इकाई 3 जिसका नाम है 20वीं शताब्दी का हिंदी रंगमंच। इस इकाई को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग की रूपरेखा इस प्रकार थी। सबसे पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, रंगमंच का अर्थ, हिंदी रंगमंच का विकास, जिसमें द्विवेदी युगीन हिंदी नाटक रंगमंच, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक रंगमंच, प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटक रंगमंच और मोहन राकेश और हिंदी रंगमंच का विकास। दूसरे भाग में हिंदी रंगमंच के विकास में संस्थाओं का योगदान, इस विषय के बारे में बात हमने की हुई थी, जिसमें इप्टा थिएटर, पृथ्वी थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच की अन्य संस्थाएं, इसकी बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे रूपरेखा 3 यानी भाग 3 के बारे में, जिसके अंतर्गत आएगा हिंदी रंगमंच के विकास में नुक्कड़ नाटकों की भूमिका, हिंदी रंगमंच के विकास में लोकनाट्य एवं शास्त्रीय शैलियों के प्रयोग, रंगमंच के नए मुहावरों एवं शैलियों की तलाश, और अंत में आएगा सार बिंदु। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत हमने 3 इकाइयों के बारे में हम पढ़ाई कर चुके हैं। पहली जो इकाई थी उसमें हमने भारतीय नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया हुआ था, जिसमें पौराणिक काल से लेकर यानी कि संस्कृत भाषा जब से चल रही थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तब तक के जो नाटक थे उसके बारे में हमने चर्चा की हुई थी। वहाँ से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक की बात हमने कर ली थी कि नाट्य विधा का क्रमशः किस प्रकार से विकास हुआ था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। दूसरी इकाई में हमने आधुनिक नाटक का आरंभ, भारतेंदु युग। अब आधुनिक काल जो है उसका आरंभ भारतेंदु युग से हुआ था। गद्य की लगभग सभी शैलियों का या सभी विधाओं का उद्गम स्थान हम उसी से मानते हैं, किससे? भारतेंदु युग से, भारतेंदु काल से। तो सभी विधाओं के तरह ही हिंदी नाट्य की जो विधा थी उसका जो आधुनिक काल है वो कहा जाएगा भारतेंदु युग। इसकी चर्चा हमने विस्तार से भाग 2 में की हुई थी। आज हम जिस इकाई की बात कर रहे हैं वह है इकाई 3। इसके पहले भाग में हमने रंगमंच का अर्थ, हिंदी रंगमंच का विकास, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और मोहन राकेश का योगदान, इसकी बात हमने कर ली थी। दूसरे भाग में हमने हिंदी रंगमंच के विकास में संस्थाओं का योगदान, जिसमें इप्टा थिएटर, पृथ्वी थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अन्य रंगमंच, इसकी बात हम विस्तार से कर चुके हैं। आज हम इकाई 3 के भाग 3 की बात विस्तार से करेंगे। इसके अंतर्गत जो मुद्दे लिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे हिंदी रंगमंच में नुक्कड़ नाटकों की भूमिका। अब नुक्कड़ नाटक जो है वो हम जानते हैं कि गली मोहल्लों में खेले जाने वाला नाटक की विधा है, लेकिन बहुत ही छोटी और छोटे मंच पर जिसको खेला जा रहा हो उस प्रकार की ये विधा है। इसका काम या इसका कार्य क्या था? तो समाज में बदलाव लाने का उद्देश्य, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा समाज में कुछ नया लाना, जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, जो परंपरा चली आ रही है, उसमें कुछ नया लाना, रूढ़ियों को तोड़ना और समाज के सुधारना के लिए कुछ अपनी ओर से नया देना। उस युग के साहित्यकारों ने ऐसा साहित्य दिया, ऐसा नाट्य साहित्य दिया जिससे समाज में सुधारना आई थी। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर बात अधिक की गई थी। अब उससे पहले के जो नाट्य लिखे गए थे उसमें केवल परंपरागत जो बात चली आ रही थी उसी की चर्चा देखने को मिलती थी, लेकिन भारतेंदु युग और आधुनिक जो नाटक हम कहते हैं उसमें बदलाव क्या आया? तो 21वीं सदी में जो बदलाव आया उसमें सामाजिक जो है मुद्दे उसको नाट्य मंच मिल गया था। राजनीतिक मुद्दे, अब राजनेता के द्वारा किसी का शोषण हो रहा है। अब आज के युग में सत्ता राजनेताओं के पास है। इससे पहले के काल में
उस समय पहले अंग्रेज, मुगल, उससे पहले हिंदू राजा, सबकी बात अगर हम करें तो राजनेता या राजनीतिक के कारण कितने व्यक्तियों का शोषण होता है, किस प्रकार से शोषण होता है, इसके बात अपने साहित्य में लेखकों ने की। और उस साहित्य को जब एक मंच मिला, सामने दर्शक मिले, तो दर्शकों ने देखा कि इस प्रकार से हमारे साथ शोषण हमारा हो रहा है, और उसके प्रति उनके मन में जागरूकता आई। और जागरूकता आने के कारण उन्होंने उसके सामने लड़ाई की, एक नई पहल की कि ये शोषण हम सहन नहीं करेंगे। तो राजनीतिक, और उसके बाद आता है आर्थिक मुद्दे। अब आर्थिक मुद्दे, व्यवसाय को भी एक मंच मिल गया। व्यवसायिक जो मुद्दे हैं, व्यापार जो है, तो नाटकों में उसका भी उल्लेख होने लगा। सीमित संसाधन और दर्शकों से सीधा संवाद। अब संसाधन पहले के समय में बहुत सीमित थे, आज के युग में संसाधन इतने विकसित हो चुके हैं, तकनीकी युग में स्टेज इतना बड़ा आ गया है, लाइट, कैमरा, माइक, स्पीकर, इसके द्वारा जो आधुनिक तकनीक के द्वारा नाट्य शैली का जो विकास हुआ है, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में सिर्फ एक सिंपल सा साधारण सा स्टेज था, उसके ऊपर जो नायक नायिका आदि के जो कलाकार हैं उनको नाटक खेलना होता था, सामने ऑडियंस बैठी हुई होती थी और वो साधारण से मंच पर अपना नाटक खेलते थे। दर्शकों से सीधा संवाद, सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं उनके साथ सीधा उनका संवाद होता रहता था। आज के युग में ऐसा नहीं होता है। आज के युग में स्टेज बहुत बड़े होते हैं, ऊपर होते हैं, ऑडियंस सामने बैठी हुई होती है, तो दर्शकों का सीधा संवाद नहीं रहेगा। कई कई नाटक तो ऐसे हैं जो आज वीडियो के तौर पर यूट्यूब आदि चैनलों में उसको दिखाया जाता है, तो ऑडियंस सीधे रूप में उनके सामने नहीं है। पर्दे के पीछे जो लोग हैं, कैमरे के सामने वो नाटक खेल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से दर्शकों का जो एक क्षेत्र था, जनसमूह था, वो बढ़ गया है, उसका विस्तार हो गया है। लेकिन तब संसाधन सीमित थे। आज के युग की अगर तुलना करें तो आज नाट्य शैली बहुत ही विकसित हो चुकी है। तब उन लोगों ने सीमित संसाधनों के बीच भी नाट्य विधा को जीवंत रखा था, जीवित रखा था। बाद में है लोकल भाषाओं और शैलियों का उपयोग। लोकल यानी स्थानीय भाषा शैली का उपयोग अधिक हुआ करता था। अब जिस प्रकार के दर्शक हो गए, उस प्रकार की भाषा साहित्यकार को रखनी पड़ेगी। गुजरात क्षेत्र में अगर कोई नाटक खेल रहा है तो गुजराती भाषा का प्रभाव उसके नाटक में देखने को मिलेगा, या तो फिर अपनी नाटक का विषय, उसकी भाषा गुजराती रखेगा। अधिक से अधिक वो हिंदी रख सकता है, क्योंकि गुजराती लोग हिंदी समझते हैं। अब गुजरात में अगर कोई व्यक्ति तमिल या तेलुगु भाषा में नाटक खेलेंगे तो कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो जिस स्थान में उस स्थानीय भाषाओं को लेकर ही नाटक विधाओं का या मंचन करना चाहिए। आगे है जागरूकता और जनमानस को जोड़ना। अब नाटक के द्वारा जन समाज में एक नई जागरूकता, नई चेतना संचारित हुई। नाटक के द्वारा समाज की सुधारणा भी हुई। समाज को जागरूक करने के लिए अलग अलग नाटक के विषयों के द्वारा उनको संदेश दिए गए कि आप ये जो कर रहे हो वो गलत है, ये जो है वो सही है। आपके सामने एक आदर्श रूप रखा गया कि व्यक्ति के जीवन का आदर्श रूप क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो उसका आदर्श जीवन कैसे वो बिता सकता है। नाटक के पात्रों के द्वारा साहित्यकार ने, नाटक के नायकों ने ये छवि एक प्रस्तुत कर दी। अब जो व्यक्ति जैसा नाटक देखेगा, मान लीजिए कि मनुष्य की एक प्रकृति है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति का हम इसको कहेंगे, कि जो जैसा देखता है उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क में पड़ता है। आप कोई थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं, अब उस मूवी में जो भी पात्र आप देखते हो, किसी ना किसी पात्र के साथ आपका अटैचमेंट रहता है कि ये पात्र तो मेरे जैसा ही है। आपके गुण और उस पात्र के गुण मिल रहे होंगे, उस पात्र के अंदर आप अपने आप को देखोगे। जो कोई अच्छा काम कर रहा है, जिसको अच्छा काम करना है, वो अच्छे पात्र को चुनेगा, और जिसके दिमाग में जिसकी कुबुद्धि है, वो जो विलेन है, उसके रोल को अपना आदर्श मानेगा। अब आपके सामने राम भी है और रावण भी है, किसको चुनना है, किसको आदर्श मानना है, वो आपके ऊपर निर्भर रखता है। तो कुछ व्यक्ति के लिए राम आदर्श है, कुछ के लिए आज भी रावण आदर्श है। तो इस प्रकार पात्रों के द्वारा व्यक्ति के दिमाग में एक चारित्रिक संदेश मिलता है, उनको एक छवि निर्मित होती है। तो पात्र
बहुत ही सोच समझकर हमें बनाने चाहिए। साहित्यकार उसके ऊपर बहुत ही काम करता है। तो इसके द्वारा, पात्र के द्वारा समाज में जागरूकता भी ला सकता है और जनमानस को जोड़ना, जनमानस को साहित्य के साथ जोड़ने का एक काम भी इसमें होता है। लोकनाट्य एवं शास्त्रीय शैलियों का प्रयोग। अब लोकनाट्य जो है उसमें लोकनाट्य और शास्त्रीय शैलियों का प्रयोग इसमें अधिक होता था। लोकनाट्य में ग्रामीण परिवेश और परंपरागत कथाएं। अब ग्रामीण परिवेश जो है, जैसा हमने कहा कि नुक्कड़ नाटक जो है उसका मंच बहुत ही सीमित और छोटा होता था। अब नुक्कड़ नाटक गली मोहल्लों में खेले जाने वाले छोटे स्तर के नाटक होते थे। इसका परिवेश क्या रहेगा? जिस परिवेश में वो नाटक खेलने के लिए गए हुए हैं उसी का परिवेश उनके साहित्य में भी देखने को मिलेगा और उसी प्रकार से नाटक का मंचन वो लोग करेंगे। परंपरागत कथाएं। अब भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास बहुत ही वृहद है। उस इतिहास में बहुत से महान राजा हो गए हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र कहें, राजा राम कहें, कृष्ण कहें, चंद्रगुप्त मौर्य कहें, सम्राट अशोक कहें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिनका चरित्र इतना महान था कि आज भी 800-900 साल हो जाने के बाद भी भारत के हर क्षेत्र में उनके ऊपर नाटक खेले जाते हैं। उनके चरित्र को आदर्श मानकर उन्होंने जो वीरता दिखाई हुई थी, उन वीरता का प्रसंग का उल्लेख आज भी साहित्यकार अपने नाटकों में करता है और दर्शक आज भी उनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा आदर्श चरित्र हो तो कौन जानना नहीं चाहेगा। तो इसी प्रकार जो परंपरागत कथाएं जो थी उनके बारे में विस्तार से हमारे हिंदी साहित्य में लिखा गया है। फिर प्रमुख शैलियाँ, तो इसमें नौटंकी, स्वांग और रासलीला, तो नाटक की ये सारी प्रमुख शैलियाँ हैं जिसमें नौटंकी और स्वांग, इस सारी शैलियों की हमने बात अगले इकाइयों में हमने की हुई है। रासलीला है तो कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख एक मंच के ऊपर किया जाए। उस प्रकार से विविध शैलियों में नाटककार अपने नाटक को एक मंच का रूप देता है, मंच के ऊपर खेलने के लिए उसको प्रस्तुत करता है। शास्त्रीय नाट्य, जिसमें भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अब बात दोनों चल रही है, लोक नाट्य और शास्त्रीय नाट्य। भारत में आधुनिक काल में लोक नाट्य शैली को भी अपनाया गया है और साथ ही साथ भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उन्होंने उस समय नाट्य शास्त्र में जो जो सिद्धांत दिए हुए थे उसका भी पालन किया जा रहा है। आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल की महानता क्या है? उन्होंने नए को अपनाया है लेकिन पुरानी विधि को छोड़ा नहीं है। नए को अपनाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पुरानी जो परंपरा है उसका त्याग करना पड़ेगा। कुछ कुछ कुरीतियाँ होती हैं लेकिन सभी के सभी कुरीतियाँ ही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो कुछ हमारे इतिहास में अच्छी बातें थी उसको हमें साथ में लेकर चलना होता है। तो जो आधुनिक नाट्यकार जो थे उन्होंने परंपरागत शैलियाँ जो आ रही थी उसका भी उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया, उसको भी स्थान दिया, और साथ ही साथ जो नई शैली आ गई है आधुनिक काल के कारण, जो नई नई नाट्य शैली आ सकती है, दोनों को मिलाकर नाटक को एक नया मंच और एक नया रूप दिया हुआ है। लोक और शास्त्रीय शैली का समन्वय। अब लोक शैली जो थी, जैसे हमने बात की कि साधारण गांव में भी जो कोई नाटक चल रहा है तो उसमें से भी कुछ लेंगे, और शास्त्रीय शैली तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांत जो है उसमें से भी कुछ लेने के बाद दोनों का समन्वय करके नाटक का एक ऐसा रूप आपके सामने रखा जाएगा जिसको देखने के लिए आपको मजा आएगा कि नहीं, नाटक को व्यवस्थित रूप से हो रहा है। क्योंकि साहित्य जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रस का संप्रेषण। पौराणिक काल की घटना आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपकी रुचि उसमें नहीं आ रही है, तो रस जो निर्मित होना चाहिए वो होगा ही नहीं। तो आपकी रुचि के मुताबिक जिस प्रकार का काल चल रहा है उस काल के मुताबिक साहित्य लिखा जाना चाहिए, तो ही आपके अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर रस उभर कर बाहर आएंगे। तो लोक और शास्त्रीय का समन्वय हुआ, परंपरा और आधुनिकता का संगम हुआ। जो हमारी बृहद परंपरा है उसका और आधुनिकता का संगम हमें देखने को मिलता है। अब आगे है रंगमंच के नए मुहावरे एवं शैलियों की तलाश। प्रायोगिक रंगमंच और यथार्थवादी शैलियाँ। अब रंगमंच एक ऐसा मंच है जिसमें अलग अलग युग में अलग अलग प्रयोग देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब माइक नहीं थे, स्पीकर नहीं थे, तो मंच की व्यवस्था जब करते तो वो बहुत ही सीमित था।
आज के तकनीकी युग में आपके सामने हजारों नहीं लाखों लोग बैठे हुए हो, फिर भी छोटे से माइक के द्वारा आप सबकी ओर आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, सबके पास आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। कोई 500 मीटर 600 मीटर आपसे दूर है तो भी आपको सुन पाएगा, आपको चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज ऐसे ऐसे माइक आ गए हैं कि आप बोलेंगे उनको सुनाई देगा, वहाँ तक स्पीकर आपकी आवाज़ पहुंचा देगा। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो ये सारे प्रयोग नाटक विधा में हमें देखने को मिलते हैं कि स्टेज जो है उसमें भी उत्तरोत्तर विकास होता आ रहा है। पौराणिक जो स्टेज थे, सिंपल से स्टेज, उसके बाद उसमें भी कुछ बदलाव आया और आज आधुनिक जो स्टेज है वो चरम पर है। मतलब उसमें आप सब देख सकते हैं, बड़ा सा स्टेज, माइक, लाइट, कैमरा, पीछे पर्दा, और पर्दा ना हो तो पीछे बड़ी डिस्प्ले भी रख सकते हो आप। कुछ कुछ ऐसे दृश्य है जिसको आपको दिखाना हो तो डिस्प्ले के माध्यम से भी आप उसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से तकनीकी युग में कुछ नए बदलाव आए हुए हैं। फिर सामाजिक और मानसिक मुद्दों पर अधिक फोकस किया गया, मतलब सामाजिक और मानसिक मुद्दों पर अधिक चर्चा साहित्यकारों ने अपने नाटक में की। फिर शहर और ग्रामीण समाज के बीच में पुल बनाना, तो शहर का जो समाज था और ग्रामीण समाज दोनों के बीच में पुल बनाने का कार्य भी उन्होंने किया था। और अंत में अगर सार बिंदु की अगर बात करें तो इस इकाई के तीनों खंडों के बाद जो सार के रूप में हमें देखने को मिला, तो हिंदी रंगमंच ने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक समृद्धि में भूमिका निभाई है। नुक्कड़ नाटकों ने संवाद को मजबूत किया है। लोक और शास्त्रीय शैलियों ने परंपरा और आधुनिकता का संगम प्रस्तुत किया और तकनीकी और नई शैलियों का समावेश इसे और समृद्ध बना रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से इस इकाई 3 यहाँ पर समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।